हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के इस कोर्स को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में लर्निंग की सारी फिलॉसफीज, दूसरे पार्ट में डिफरेंट बुक्स की लर्निंग्स, तीसरे पार्ट में लर्निंग के डिफरेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लर्निंग वीएस विनिंग द सिस्टम। फ्रेंड्स, ऐसे कई फेमस लोग हैं जो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के या कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी सक्सेसफुल हैं, और कुछ मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज में एक्सेल करने के बाद भी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। सक्सेसफुल लोगों का हमेशा एम रहता है लर्निंग। उनका एम कभी भी मार्क्स लाके आगे बढ़ना नहीं होता। दोस्तों, एग्जाम्स एक फाइनाइट गेम है जिसके फिक्स्ड सिलेबस हैं और फिक्स्ड रूल्स हैं, और लाइफ एक इनफाइनाइट गेम है जिसके कोई रूल्स नहीं है और कोई लिमिट नहीं है। तो फिक्स्ड रूल को फॉलो करके आप एग्जाम्स के गेम में जीत तो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं तो लाइफ के इनफाइनाइट गेम में आप पीछे रह जाएंगे और लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। इसीलिए आपको अपना फोकस विनिंग से हटा के लर्निंग में लगाना होगा। नवाल रविकांत, जो कि यूएस में इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर हैं, ये कहते हैं कि 99% चीजें हम जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं वो पास आउट होने के लिए पढ़ते हैं, यानी विनिंग के लिए पढ़ते हैं, लेकिन 1% ऐसा होना चाहिए जो हम लर्निंग के लिए पढ़ें और जिससे हम कोई ऐसी स्किल डेवलप कर सकें जो आगे चल के हमारे लिए और सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस होगा इस कोर्स में लर्निंग का। इसमें सबसे पहले आता है स्किल स्टैकिंग। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक मास्टरी में ये बताते हैं कि किसी भी फील्ड में मास्टरी अचीव करने के 3 अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला, क्यूरोसिटी। किसी भी फील्ड के मास्टर उस फील्ड को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। वो हर बार नई नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और सीखने की कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है। दूसरा है गिविंग इंपॉर्टेंस टू लर्निंग। किसी भी फील्ड के मास्टर उस फील्ड से रिलेटेड नई नई बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज लेते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तीसरे वो मास्टर होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं स्किल स्टैकिंग। छोटी छोटी अलग अलग स्किल्स को सीखने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, और इन छोटी छोटी स्किल्स को कंबाइन करके आप मार्केट में अपनी यूनिक पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि लेट्स बी रियल, आप में से 99% लोग एक फील्ड के मास्टर कभी नहीं बन सकते। आपके कंपटीशन में कोई ना कोई आपसे बेटर तो होगा ही, लेकिन अगर आप कई सारी छोटी छोटी स्किल्स को सीख लेते हैं तो मार्केट में आपकी एक यूनिक पोजीशन बन सकती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं फेमस यूट्यूबर कोड विद हैरी। इनका स्किल नंबर 1 है कि इनको कोडिंग आती है। स्किल नंबर 2 है कि इनको वीडियो एडिटिंग आती है। स्किल नंबर 3 है टीचिंग, उन्हें लोगों को कोडिंग पढ़ाना भी आता है। और स्किल नंबर 4 है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक यूनिक स्किल सेट है जिसे रिप्लिकेट करना हर एक के लिए आसान नहीं है। उनसे कई अच्छे कोडर हो सकते हैं, उनसे कई अच्छे वीडियो एडिटर हो सकते हैं, लेकिन इन सब स्किल्स को अगर हम मिला दें तो उनकी पोजीशन यूनिक है, इसलिए उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसलिए अगर आपको भी लाइफ में एक्सेल करना है तो एक पर्टिकुलर फील्ड में डीप में घुसने के बजाय कई सारी फील्ड से रिलेटेड एक ऐसा यूनिक स्किल सेट इकट्ठा कीजिए जो मार्केट में लोगों के लिए यूजफुल हो और उससे आप पैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज अ गेम। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप गेम के कई लेवल्स पार कर सकते हैं। अगर कोई शूटिंग का गेम है तो आप कई बार खेल खेल के शूटिंग की ट्रिक्स सीख सकते हैं। वैसे ही लाइफ में भी ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लाइफ को एक गेम की तरह समझते हैं, यानी कि वो ये मानते हैं कि वो किसी भी स्किल को प्रैक्टिस कर करके डेवलप कर सकते हैं। अब लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, प्रैक्टिस कर करके उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एक लाइन है पावर ऑफ येट यानी कि अब तक। टीचर एक सवाल 2 बच्चों से करती है कि क्या तुम बैडमिंटन खेल सकते हो। उसमें से एक ने जवाब दिया कि मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता, और दूसरे ने जवाब दिया कि अब तक मैं बैडमिंटन नहीं खेल सकता। यानी कि दूसरे का ये मानना था कि अब तक तो मैं नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं हो सकता है अच्छे तरीके से उसे खेलने लगूं। और पहले वाले का ये मानना था कि मैं बैडमिंटन ना खेल सकता हूँ और ना ही मैं शायद फ्यूचर में सीख पाऊँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं, फेल होते हैं और फिर सीखते हैं और अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप गेम खेलते हैं, गेम ओवर हो जाने पे आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, आप उसे फिर से रीस्टार्ट करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और लेवल्स को क्रॉस करते हैं। वैसे ही लाइफ में भी फेलियर हो जाने पे आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। तो आप याद रखिए, लाइफ इज अ गेम एंड यू आर अ प्लेयर, और आपको सीखते सीखते, गलती करते करते एक एक लेवल पार करते जाना है। नेक्स्ट है गोल वीएस सिस्टम्स। दोस्तों, गोल तो लाइफ में हर किसी के होते हैं, पर हर किसी को लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता। सिस्टम्स होते हैं वो हैबिट्स जो हर दिन एक एक कदम आपको अपने गोल की तरफ ले जाते हैं। तो सिस्टम सेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा गोल सेट करना होगा। एक गोल सेट करने के बाद आपको उस गोल को ब्रेक डाउन करना होगा डेली या वीकली गोल्स में, और उन वीकली या डेली गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ में जो हैबिट और रूटीन्स चाहिए वो सिस्टम्स आपको अपनी लाइफ में सेट करने होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़, जो कि द वॉल के नाम से फेमस क्रिकेटर हैं, वो हर दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, अपने आप को शांत रखने के लिए मेडिटेट करते थे, चाहे मैच हो या ना हो। उनके लाइफ के इस सिस्टम की वजह से वो अपने करियर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर पाते थे। वैसे ही अगर आपको भी कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आपके सिस्टम्स होने चाहिए हर दिन पढ़ने के, रिवाइज करने के।
फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिच बनना है तो आपकी लाइफ में सिस्टम्स होने चाहिए हर मंथ सेविंग और इन्वेस्टिंग के। लॉन्ग टर्म में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ में सिस्टम्स बनाना जरूरी है। आइंस्टीलॉन्ग इफेक्ट, ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है मैकेनाइजेशन ऑफ माइंड। मैकेनाइज्ड माइंड यानी कि जैसे एक मशीन होती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर इनपुट देंगे और एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको मिलेगा। तो मैकेनाइजेशन ऑफ माइंड का मतलब है कि आपने कुछ पढ़ा सीखा, उसके बाद अगर आप पढ़ना और सीखना बंद कर देते हैं तो आपका माइंड भी उस मशीन के जैसे एक ही पर्टिकुलर टाइप का आउटपुट लाइफ टाइम निकालता रहेगा। इसे कहते हैं आइंस्टीलॉन्ग इफेक्ट। इसका आइडिया ये है कि बदलती सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपने माइंड को अपग्रेड करते रहिए ताकि आप सोसाइटी को प्रॉपर आउटपुट दे सकें। यूजुअली लोगों को ये लगता है कि एक बार डिग्री लेने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फिक्स्ड नॉलेज से आपका ब्रेन एक मशीन के जैसे हो जाता है और उस फिक्स्ड नॉलेज को यूज करके ही हर बार सेम टाइप का आउटपुट निकालता है। और इस बदलते फास्ट चेंजिंग टाइम्स में आपका नॉलेज बहुत जल्दी रिडंडेंट हो जाएगा। इसलिए आइंस्टीलॉन्ग इफेक्ट से बचने के लिए आपको कुछ न कुछ पढ़ते और सीखते रहना चाहिए। फोकस एंड डिफ्यूज मोड, ये कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिस्ट बारबरा ओकली ने उनकी बुक लर्निंग हाउ टू लर्न में। उनके हिसाब से माइंड के दो मोड्स होते हैं। फोकस मोड, जब आपका माइंड पूरी तरीके से किसी सब्जेक्ट पे फोकस करता है, इस मोड में आपके माइंड के लर्निंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा होता है डिफ्यूज मोड, जब आप डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, दिन में बैठ के कुछ भी सोच रहे होते हैं। इसमें आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आपके माइंड के बहुत सारे हिस्से एक्टिवेटेड रहते हैं। अब नेचुरली आपको लगेगा कि अगर मुझे कुछ भी सीखना है तो फोकस मोड होना जरूरी है, लेकिन बारबरा ओकली ने अपनी स्टडी में ये पाया है कि आपको दोनों मोड चाहिए सीखने के लिए, फोकस मोड भी और डिफ्यूज मोड भी। यानी कि कुछ टाइम फोकस करने के बाद आपको डिफ्यूज मोड चाहिए ही चाहिए। तो किसी भी चीज को आप फोकस करके काम करने या पढ़ने बैठते हैं, तकरीबन 40-50 मिनट्स के बाद आपका अटेंशन डिप्लीट होने लगता है, तो आपको तुरंत ही डिफ्यूज मोड में चला जाना है और सिंपल बैठ के रिलैक्स करना है खिड़की के पास। अगर आपसे कोई कहता है कि कंटिन्यूस 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये सही प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। आपको लगातार 40-50 मिनट्स तक फुल फोकस मोड में पढ़ना चाहिए। बिकम ए स्टूडेंट, कैल न्यूपोर्ट जिन्होंने फोकस और प्रोडक्टिविटी पे कई बुक्स लिखी हैं, वो कहते हैं कि सुपर लर्नर बनने के लिए बस एक ही क्वालिटी चाहिए और वो है प्रॉपर फोकस। प्रॉपर फोकस करके आप कम टाइम में भी बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वो एक इक्वेशन बताते हैं, वर्क अकम्प्लिश्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। अब मान लीजिए 100 यूनिट्स का काम आपको करना है, तो 1 से 100 की स्केल में अगर आपका फोकस 1 है यानी कि मिनिमम है, तो आपको उस काम को करने के लिए कम से कम 100 आवर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन वहीं उस काम को आप अगर इंटेंसिटी ऑफ फोकस बढ़ाते हैं, उस स्केल में 1 से 10 तक ले जाते हैं, तो उस काम को करने के लिए आपको लगेगा केवल 10 आवर्स। तो जब भी आप किसी टास्क को करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फोकस करने की इंटेंसिटी के हिसाब से ही आपको टाइम लगेगा अपने असाइनमेंट्स और टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और आज की सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस अचीव करना एक बहुत मुश्किल काम है। फोकस की इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम कब होगी, इसके लिए कैल न्यूपोर्ट 3 कंडीशंस बताते हैं। सबसे पहला है सेट अ गोल। बिना किसी गोल को सेट किए अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर गोल सेट करते हैं जो कि मेजरेबल है, जैसे कि 5 पेजेस पढ़ना, 3 चैप्टर पढ़ना, 10 क्वेश्चन करना, ऐसी चीजों को कंप्लीट करना पूरे फोकस के साथ आसान होता है। गोल सेट करने के बाद आपको दूसरे सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना फोकस लेवल पता होना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं या कोई टास्क करने बैठते हैं, तो कितनी देर तक आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस काम को कर पाते हैं, ये हो गया आपका फोकस लेवल। इस फोकस लेवल को आपको बढ़ाते जाना है मिनिमम 25 to 30 मिनट्स तक। ऐसा करने की कई साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, पोमोडोरो, जिसमें आप टाइम फिक्स कर लेते हैं, इसमें आप डिस्ट्रैक्टेड फ्री टास्क करेंगे और इन टास्क को करते वक्त जो आपका फोकस लेवल डिप्लीट होने लगेगा तो आप उसके बाद ले लेंगे ब्रेक लेने से आपका फोकस लेवल रिचार्ज हो जाता है और फिर से नेक्स्ट टाइम आप उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं फॉर अ बेटर लर्निंग एंड बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। जिम क्विक अपनी बुक लिमिटलेस में एक स्ट्रेटेजी बताते हैं, फास्टर का मतलब है फॉरगेट, एक्ट, स्टेट, टीच, एंटर एंड रिव्यू। सबसे पहले F, फॉरगेट। किसी भी चीज को पढ़ने या समझने से पहले आपको सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाना है, फॉरगेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। A मींस एक्ट। पढ़ते समय आपको केवल रीडिंग नहीं करनी है, आपको कुछ ना कुछ एक्शन करना है, जैसे कि लिख के पढ़ना है या समराइज करना है पढ़ने के बाद, या अंडरलाइन करनी है या हाईलाइट करना है। कोई ना कोई अगर आप एक्शन करेंगे तो इससे चीजें ज्यादा अच्छे से आपको याद होंगी और समझ में आएंगी। इसे एफर्ट रूल भी कहते हैं, यानी कि पढ़ते वक्त अगर आप थोड़ा एफर्ट डालते हैं किसी चीज में तो वो आपको प्लेन रीडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से याद होती है। नेक्स्ट है S, स्टेट यानी कि आपका जो साइकोलॉजिकल सेटअप है, आपका मूड कैसा है उस समय। लर्निंग आपके मूड पे डिपेंड करती है, इसलिए मूड अच्छा रखने के लिए या तो आप सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं या पढ़ने से पहले थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए। नेक्स्ट है टीच द सब्जेक्ट टू समवन टू लर्न इट बेटर। किसी भी चीज को आप जब पढ़ते हैं तो आप उसे इस एंगल से पढ़िए कि उससे आपको किसी को पढ़ाना है।
ऐसे अगर आप सोचते हैं तो आप उसके बेसिक्स पे जाएंगे और आप उसे सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करेंगे फेनमैन टेक्निक की तरह। नेक्स्ट है ई, एंटर। एंटर द शेड्यूल इन योर कैलेंडर। हम सब लाइफ में बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने इस डेवलपमेंट जर्नी को कहीं पे मैप नहीं करते, एंटर नहीं करते। इसलिए अपनी डेवलपमेंट जर्नी को आपको किसी कैलेंडर में या किसी डायरी में मैप करना चाहिए। जैसे कि इस चैनल में जितनी भी बुक समरीज हैं सब मैंने कभी न कभी पढ़ी हैं और उसे मैंने इस चैनल में एंटर कर दिया है। तो आज भी अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, मैं अपने चैनल के वीडियोस को देख सकता हूँ। नेक्स्ट है आर, रिव्यू। रिवीजन करते समय आपको प्लेनली देख के रिवाइज नहीं करना है, आपको फॉलो करना है एक्टिव रिकॉल। यानी कि टॉपिक की हेडिंग देख के आप कंटेंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए और आप देखिए कि जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना परसेंटेज रिकॉल होता है। तो ये थी स्ट्रेटेजी जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से। नेक्स्ट है स्लीप। नॉर्मली स्लीप पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट स्लीप आपके ब्रेन के फंक्शन, मेमोरी और लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैथ्यू वॉकर जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो अपनी बुक वाई वी स्लीप में बताते हैं कि स्लीप के दो टाइप होते हैं, एक रैम और एक एन रैम। रैम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट और एन रैम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। एक पूरी रात की स्लीप में हम रैम और एन रैम के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। एन रैम में हमारा ब्रेन फालतू के इन्फॉर्मेशन को हटा के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। और रैम स्लीप में हम ड्रीम्स देखते हैं। उस दौरान हमारे आईज के रैपिड मूवमेंट हो रहा होता है और हमारा ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव होता है। अगर आप अपनी स्लीप को कम कर देते हैं, यानी कि आप कोई ना कोई रैम या एन रैम की साइकिल मिस कर देते हैं, इससे आपके ब्रेन की जो लर्निंग की कैपेसिटी है, आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और आपकी लर्निंग की कैपेसिटी और काम करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। इसलिए अगर आपको ये साइकिल प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है और आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहे फुल एफिशिएंसी से, तो आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही है। क्रिस बेली अपनी बुक हाइपर फोकस में ये बताते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपका ब्रेन ही ऐसी चीजों पे फोकस करने के लिए इवॉल्व हुआ है। ऐसी चीजें जो आपको प्लेजर दें, आपको डराए या कोई नया एक्सपीरियंस दें। नए एक्सपीरियंस के लिए आप मोबाइल में एप्स के बीच में स्क्रॉल करते रहते हैं। इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले किसी एक टास्क को सेलेक्ट कीजिए और फिर अपने पूरे अटेंशन को उस पर लगाइए। अब नेचुरली आपका माइंड भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि आपका माइंड भटक रहा है, आपको अपने अटेंशन को वापस उसी टास्क में लाना है। इससे कुछ देर बाद आपके माइंड का भटकना कम हो जाएगा और आप एक फ्लो स्टेट में आ जाएंगे, जिसे ऑथर हाइपर फोकस कहते हैं। दूसरा वो बताते हैं कि आपका माइंड 28% ऑफ टाइम ही प्रेजेंट में होता है, 48% ऑफ टाइम वो फ्यूचर की सोचता रहता है और बाकी टाइम में माइंड ब्लैंक होता है। इस 48% टाइम को आप यूज कर सकते हैं 3 मोड्स में। पहला है कैप्चर मोड। अगर आपके माइंड में कई सारे आइडियाज आते हैं तो आप कुछ टाइम उन आइडियाज को डायरी लेके नोट करने बैठ जाइए। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बैठ के माइंड में क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सोच सकते हैं। तीसरा है हैबिचुअल मोड। हैबिचुअल मोड में आप फ्यूचर की सोचते सोचते सिंपल हैबिचुअल टास्क कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज को वो कहते हैं स्कैटर फोकस। यानी कि फोकस वाले समय को और डिस्ट्रैक्शन वाले समय को, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए। फेमैन टेक्निक। फेमैन टेक्निक एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। फेमैन टेक्निक डेवलप किया था नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमन ने। रिचर्ड फेमन अपनी नॉलेज के लिए तो फेमस थे ही, उसके साथ साथ वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए भी फेमस थे। इस टेक्निक को सीखने के लिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपको बिना देखे उस टॉपिक को उन्हें एक्सप्लेन करना है। जब आप उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सिंपल टर्म्स में, तो आप डेफिनेटली उसके बेसिक्स पे जाएंगे। इसका आइडिया यह है कि अगर आपको किसी टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर हैं तो ही आप उसे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन एक प्रूवन साइंटिफिक मेथड है कॉन्सेप्ट्स को और फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि रात भर रट्टा मारने के बाद भी आपको नेक्स्ट डे एग्जाम के टाइम में कई सारी चीजें याद ही नहीं आती हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन को समझने के लिए देखते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इसमें एक साइड में है मेमोरी, यानी कि जो आप याद करते हैं, और दूसरी साइड में है जब तक आप उसे याद रख पाते हैं। अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो 24 घंटे यानी कि एक दिन में आप लगभग 50% भूल जाते हैं और बिना रिवाइज किए 6 दिनों के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसे हर दिन रिवाइज करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं और टाइम के साथ जो भूलने का परसेंटेज है वो कम होता जाता है। इनिशियली जब आप नई इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, तो उसके बाद आप रिवीजन की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें समझने की जरूरत है, रिवाइज वर्सेस रिकॉल।
जब आप नेक्स्ट टाइम बैठ के रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्ट जाके पढ़ने के बजाय आप उन चीजों को पहले रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। रिकॉल एक प्रूवन मेथड है अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। जब भी आप रिवीजन करते हैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, पहले आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या पढ़ा था। अगर आप उसे रिकॉल करके लिखते भी हैं तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और हर बार जब आप रिकॉल करते जाएंगे आपके ब्रेन को ये लगने लगेगा कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे बार बार कमांड देके मुझे रिकॉल करने को बोला जा रहा है। इससे रिलेटेड मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन्स बनाने हैं ताकि मैं तुरंत ही इसे रिकॉल करके प्रोड्यूस कर सकूं।